हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैंने सेट 1 आप लोगों को करवा दिया था। आज यहाँ पे मैं सेट 2 करवाने जा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का बहुत तेज़ी से करवा रहा हूँ। जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो में देखो क्या करेंगे, 40 MCQs करवाएंगे आपको, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग भी पहली बार जुड़े हो, चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का हम यहाँ पे सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। सेट 1 जो लोग नहीं देखे हो, एक बार फिर से बताता हूँ कि ये वीडियो देख के सेट 1 देख लेना। और इसके अलावा मैं सेट 3, 4 जितना भी हो सके आप लोग को अवेलेबल करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़े हो पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ, बोर्ड आभा नाम है, BOARD, बोर्ड आभा, जैक बोर्ड, ब्रैकेट में बोर्ड आभा जो चैनल का नाम है, और ब्रैकेट में जैक बोर्ड। जाके टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए आप लोग, है ना। आप लोग को बहुत फायदा होगा। और जितने भी सेट्स में करवा रहा हूँ यहाँ से करते चलिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे एग्जाम में स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं सेट, और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। तो क्या हो जाएगा, बर्लिन की दीवार। क्या था, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। आगे देखिए, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया, 1961 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का 21%, कितना, 21% हिस्सेदारी है। अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया। अमेरिका ने इराक पर हमला, ये देखिए तिथि के साथ याद रखिएगा, पूछ सकता है, 19 मार्च 2003। 19 मार्च 2003 में अप्लाई मतलब कि हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा कब तोड़ा गया। तो फिर से एक चीज में आप लोग अपडेट देना चाह रहा था बच्चों की, CUT का लास्ट तिथि आप लोग का 30 मार्च है। डेट अभी तक नहीं बढ़ाया गया, तो जो लोग अप्लाई नहीं किए हो कर लेना। ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हो जरूर अप्लाई कर देना अगर 30 मार्च को अगर आपका डेट है तो। ठीक है, रेडिट का टाइम 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक है। तो आप लोग ये वाला भी डेट याद रखिएगा। जिनका भी अप्लाई हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो सुधार पाओगे। 2 फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ये चीज मैं आप लोग को अपडेट देना चाह रहा था। बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा कब तोड़ा गया। तो 9 नवंबर 1889 ईस्वी को मतलब कि दीवार तोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया। तो 15 गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों के मामले में किस देशों की तुलना में पीछे रह गए। तो पश्चिमी देशों के से तुलना में वो पीछे रह गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूरा है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन में स्थित है। कहाँ है, पेंटागन में। अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला के लिए कौन सा उपनाम चयन किया। तो कौन सा उपनाम चयन किया था अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला करने के लिए। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो देखिए कौन कौन सा ऑपरेशन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि गलत हो गया है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा अगर सही रहा तो। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को उसमें हेल्प हो जाएगा, क्योंकि गलती इंसान से हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन गलत थे, कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले दीवार की नीति अपनाई। तो चीन ने खुले दीवार की नीति अपनाई। तो क्या हो जाएगा, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान, आसियान का देश आप लोगों को मैंने बताया था कि आसियान का कितने देश है, सभी देशों का नाम याद रखना है। G8 के कंट्रीज का नाम याद रखना है, ये आप लोगों का काम है। सार्क में कौन कौन से देश हैं वो आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, G77 याद रखिए कि क्या है, विकासशील देशों का ग्रुप है। तो ये सारे क्वेश्चंस को गड़बड़ नहीं करना है। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया। 2003 में। कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहलाता है। तो चीन, है ना। कौन सा देश होता है गाजर और छड़ी की नीति का अनुकरण करता, तो चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। तो समाजवादी बाजारी व्यवस्था चीन में स्थापित हुई। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ। तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो भारत। याद रखिएगा कि दक्षिण एशिया की बात किया जा रहा है, तो दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, पूरे एशिया की नहीं।
फिर आगे देखिए, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम आसियाई महासचिव कौन थे? तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो हो जाएगा कोफी अन्नान, कोफी अन्नान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं। कितनी धाराएं? 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18वां सम्मेलन आप लोग का काठमांडू में हुआ था। दक्षिण सार्क में कितने देश है? देखिए सार्क में 8 देश हैं। 8 देशों के नाम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? बोल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया के। आगे देखिए, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो 1971 में मान्यता दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, कब मान्यता मिला है? 1971 में। आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इसमें से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो देख लीजिएगा श्रीलंका इसका आंसर सही होगा कि श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व का एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो आप लोग को मैंने बताया था कि नाटो का सदस्य भारत नहीं है। ये याद रखिएगा कि नाटो का सदस्य भारत नहीं है। नाटो जो देश है उसमें सदस्य नहीं है। अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था। तो नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में हुई थी। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। आप लोग देखिए कितना जल्दी जल्दी इतना प्रैक्टिस हो जा रहा है रिवीजन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारा वीडियोज आप लोग देखते चलिए। गोवा, दमन एवं द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो गोवा, दमन एवं द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो पुर्तगाल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुर्तगाल का वहां पे उपनिवेश था, बाद में ये भारत में मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संघ है? देख लीजिए 6। कितने हो जाएंगे? 6। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? यहाँ पे 4 ऑप्शंस गलत है। 1944 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1944। देखिए यहाँ पे साइड में हमने लिख रखा है 1944, 1944। ठीक है, तो 1944 इसका आंसर हो जाएगा, 1944। आगे देखिए कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य की कितनी संख्या है? तो बोल जाएगा 10। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य पूछ रहा है, स्थायी नहीं अस्थायी, तो कितना हो जाएगा? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन होने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व के देशों के व्यापार के संगठन के? तो विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। तो उपरोक्त सभी जो है वो सभी व्यापार संगठन है। चलिए आगे देखिए, ठीक है, तो सभी अंतर्राष्ट्रीय हैं। आगे देखिए, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो 1995। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। कब से हुई? 1957। ये सारे डेट्स आप लोग को याद रखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, ये बोल दे रहा हूं मैं आप लोग को। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कीजिए, है ना, सही कीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें लिखिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं, तब बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं? तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इटली नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव चलेंगे। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? किसकी सिफारिश पर करता है? तो क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। तो इस तरह से देखिए हमने 40 MCQs आप लोगों को करवा दिए हैं, सेट 1 में भी करवाया था मैंने। अब चलिए हम आप लोग को सब्जेक्टिव भी करवा देता हूँ, उसके बाद और 4-5 सेट जितना भी हो सके मैं आप लोग को दूंगा। लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे हमारे वीडियोस देखते जाइए। आप लोग बात मानिए, आपको एग्जाम में बहुत आराम होगा जाके एग्जाम देने में। ठीक है, जो भी 3 अप्रैल को एग्जाम है। और जो लोग CUT को नहीं फॉर्म भर देना। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने 40 नंबर तक आपको करवा दिया था, तो यहाँ पे 41 नंबर से चलते हैं और आपका 2-2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का आपका ये प्रश्न रहेगा। तो देखिए बच्चों, गुट निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है पूछा जा रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट, है ना, और न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं।
तो देखिए बच्चे, इसका सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है गुट निरपेक्ष और तटस्थता में अंतर यहाँ पे किया गया है। यह सकारात्मक सिद्धांत है और ये नकारात्मक सिद्धांत है। युद्ध व शांति के समय प्रयोग। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप नोट कॉपी जरूर निकाल के रखिएगा और सारी चीजें नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नोट नहीं करते हैं और बाद में दिक्कत होता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसको जरूर नोट कॉपी में उतार लीजिएगा और सभी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। बीच में छोड़ने की आदत बहुत खराब है, क्योंकि एग्जाम आपका सामने है। केवल युद्ध के समय प्रयोग, ठीक है। गुट निरपेक्ष पालन करने वाला देश गुण व दोष के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और तटस्थता पालन करने वाले देश किसी भी देश का ना समर्थन करता है ना विरोध। यह अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से प्रकट करता है बच्चों, और ये पालन करने वाले युद्ध के समय उदासीन व चुप बैठा रहता है। तो ये इस तरह से आप पहला का आंसर लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए दूसरा में चलते हैं। ये 2-2 नंबर का है, तो 2 नंबर में मैंने थोड़ा सा लंबा ले लिया है। 4 नंबर में भी आएगा तो आप उसको लिख लीजिएगा, और 2 नंबर में आया है तो 2 पॉइंट लिख के छोड़ दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासनोस्ट, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, ग्लासनोस्ट से हम लोग क्या समझते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट्स में, मैंने अपना आपको सभी सारी चीज़ें बना दी थी ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से हो पाए। तो देखिए नोट्स में मैंने लिख दिया है, ग्लासनोस्ट एक सोवियत नीति थी जिसका उद्देश्य सोवियत रूस के सरकारी संस्थानों एवं क्रियाकलापों में खुलेपन एवं पारदर्शिता को बढ़ाना था। इस नीति का संस्थापन मिखाइल गोर्बाचेव ने 80 के दशक के उत्तरार्ध में किया, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बच्चों? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? और सारी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे बच्चे पूछ भी ये भी रहे हैं कि सर, अभी जैसे कि मैंने 2 नंबर वाला में लंबा बताया बच्चों, गुट निरपेक्षता और तटस्थता में, तो बहुत सारे बच्चे बोलते सर इतना लंबा क्यों बताया? अरे भाई, लंबा बता रहा हूँ तो 4 नंबर में आएगा तो आप लिख सकते हैं ना, और 2 नंबर में आएगा तो यही वाला काट के लिख दीजिएगा 2, आप समझ रहे होंगे। बाकी बच्चे तो बोल रहे लेंदी बनाइए सर, ताकि मैं छोटा अपने करके लिख सकता हूँ, तो आप ही के लिए फायदा है ना यार। और देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, चलिए यहाँ पे चलते हैं और सारी चीज़ों को नोट्स आप बनाते चलिएगा। तो ये मैंने करवा दिया। चलिए एमनेस्टी में चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है देखिए बच्चों, पूरे अच्छे से मैंने बताया है, और 2 नंबर में आपको लिखना, छोटा करके लिख दीजिएगा। 4 नंबर का मैंने यहाँ पे बना दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन के गैर अधिकारी संगठन है जिसका मुख्य फोकस मानव अधिकारों पर है। संगठन के मुताबिक इसके समूचे विश्व में 70 लाख से अधिक समर्थक और सदस्य है। बस इतना ही लिख दीजिएगा 2 नंबर में। चाहे यहाँ एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, इस संगठन के अनुसार विश्व में हर व्यक्ति को मानवीय अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। इतना ही लंबा लिखिएगा, आपको लंबा लिखने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर लंबा में आपको लिखना है 4 नंबर का आएगा तो लक्ष्य भी लिख सकते हैं। देखिए लक्ष्य क्या होता है, एमनेस्टी का प्राथमिक निशाना सरकार होती है, लेकिन वह गैर सरकारी संस्थानों में निजी व्यक्तियों के बाबत भी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और सारी के नोट्स बनाते चलिएगा। इनके 6 महत्वपूर्ण एमनेस्टी कार्य करती है बच्चों, देख लीजिए, है ना। इन 6 चीज़ों पर कार्य करती है, आपको देख लेना है। महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यक एवं स्वदेशी अधिकारों पर उत्पीड़न को अंत करने पर, मृत्यु की सजा उन्मूलन, है ना, शरणार्थियों का अधिकार, अंतरात्मा के कैदियों के अधिकार और मानवीय गरिमा के संरक्षण। तो इस तरह से मैंने लंदी भी बना दिया बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डोकलाम विवाद क्या था बच्चों? यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम डोकलाम विवाद पर चलते हैं। तो डोकलाम विवाद अभी सबसे रिसेंट में हुआ था बच्चों, तो आप सभी को मालूम ही होगा डोकलाम विवाद क्या था। यहाँ पे चीन और इंडिया को लेकर झगड़ा था बच्चों। देख रहे डोकलाम एक पठार है जो भूटान के हाहाट घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला के और चीन के यदोंग काउंटी के बीच में है। यह एक ट्राई जंक्शन है, याद रखिएगा, जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। यह ट्राई जंक्शन भारत के नाथुला पास से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और डोकलाम को भूटान और चीन दोनों अपना क्षेत्र मानते हैं। भारत डोकलाम को भूटान का हिस्सा मानता है। तो भूटान और चीन की लड़ाई है बच्चों, लेकिन इंडिया भूटान का साथ देना चाहता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम यहाँ पे लिखने बच्चों। भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत राजनीतिक दल का नाम आपको यहाँ से सिर्फ लिख देना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 4 नंबर में आए कि वर्तमान में भारत राष्ट्रीय की दलों की संख्या कितनी है, तो 2016 से पहले 6 को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है बच्चों, ठीक है। मैं पूरा लेंदी में समझा दे रहा हूँ। तो 6 पार्टी यहाँ पे से कोई भी पार्टी लिख दीजिए। और एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने ये डाल दिया है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है बच्चों, देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा दिया हूँ। तो एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, ये सभी लिखने नहीं है 2 नंबर में, लेकिन करा दे रहा हूँ ताकि अगर लेंदी में आवे तो आप लिख दीजिएगा। ये सारे प्रश्न अगर आए तो लिख दीजिएगा। यदि वह निम्नलिखित 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करते, 3 में से किसी एक शर्त को भी पूरा करेगी तो पार्टी बन जाती है बच्चों, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीट जीतती है तो, है ना, कम से कम 11 सीट,
यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों की अलावा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, या कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट्स कर लीजिएगा। ये भी पूछता है कि राजनीतिक दल बनने के राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या। अब देखिए एग्जाम में आपको अभी यहाँ पे मॉडल में ये दिया है, और हो सकता है वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के ही दे दे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की क्या मतलब की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए। दूसरी दुनिया का अभिप्राय क्या है बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुत ही अच्छे तरीके से कि पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ के समाजवादी प्रणाली की तरह ढाल दिया है ना। इन्हें इस समाजवादी खेमे का देश या दूसरी दुनिया कहते हैं। तो 2 नंबर में आराम से इसको लिख दीजिएगा बच्चों, अच्छे से कर लिख लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया तथा यह किस वर्ष में लागू किया गया। बहुत ही आसान है, इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, आपको पता ही होगा। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन अभी आप नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप लिखिएगा यहाँ से, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में 1975 में लगाया गया आपातकाल था। ठीक है, यह लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले चलते हैं। अगला देखिए पूछ रहा है क्या बच्चों कि एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों एक ध्रुवीय विश्व यहाँ पे 2 नंबर में पूछा हुआ है, और यहीं पे यहाँ पे फिर 4 नंबर में पूछा हुआ है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो यही चलते मैं लंबा करा देता हूँ, तो बच्चे लोग समझते नहीं है कि लंबा मैं करा दूंगा तो छोटा वाला खुद कर दीजिएगा। ठीक है, लंबा में इसलिए आंसर लिखा हुआ रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लंबा पे लिख दिया, 4 नंबर में भी आप लिख सकते हैं, 2 नंबर में छोटा करके लिख लीजिएगा। तो दोनों का आंसर एक ही जगह में मैं करवा दे रहा हूँ। एक ध्रुवीय व्यवस्था से अभिप्राय ऐसी विश्व व्यवस्था से जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर केवल मात्र एक ही शक्ति विद्यमान हो। ऐसी महाशक्ति न केवल विश्व राजनीति और विश्व समुदाय का नेतृत्व करती है, बल्कि उसे अपने प्रभाव से तोड़ने मरोड़ने का भी प्रयत्न करती है, ताकि उस व्यवस्था को अपने अनुसार संचालित किया जा सके। एक ध्रुवीय व्यवस्था कहलाती है। 2 नंबर में बस उतना ही लिखना है, 4 नंबर में पूछेगा तो पूरा लिख देना। ऐसी विश्व व्यवस्था 1991 के पश्चात सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उत्पन्न हुई थी, है ना। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में अमेरिका के समान आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक पक्ष से कोई भी देश शक्तिशाली नहीं रह गया था। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा और राजनीति को प्रभावित करने लगा था। ठीक है बच्चों, थी एक ध्रुवीय व्यवस्था में आपको पता होगा कि यूएसए जो अमेरिका है उसका बहुत ही बड़ा महत्व हो गया है। देखिए बच्चों कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन में मैं आ गया हूँ, 2 नंबर में आया था। चलिए कांग्रेस सिंडिकेट क्या है यहाँ से देख लीजिए बच्चों। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है बच्चों, कांग्रेस के भीतर सिंडिकेट का अर्थ है, सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर है ना ताकतवर व प्रभावशाली नेताओं का समूह था। इस समूह के नेताओं पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट में मद्रास के कामराज, मुंबई के एस के पाटिल, मैसूर के एस निजलंगप्पा, है ना, देख लीजिए आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष तथा बिहार के बी सहाय जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। इस तरह से देखिए मैंने आपका सेट 2 भी कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग सेट 2 हो जाने के बाद सेट 3, सेट 4 सारा मैं अपलोड यहाँ पे करते जाऊँगा धीरे धीरे। आप लोग क्या कीजिए, सेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा ना कि जितने भी अपडेट हैं सारे अपडेट आपको टाइम पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैं करवाने जा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए। तो ये आप लोग का सेट 2 था। चलिए और भी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। परीक्षा की तैयारी में लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी तरफ से शुभकामनाएं।